नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज पार्ट 5। सुनील, रमाकांत और मजूमदार पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर उसके कंपाउंड में खड़े थे। उस वक्त आधी रात होने को थी। आप लोगों के पास गाड़ी है? मजूमदार बोला। मुझे रास्ते में कहीं से टैक्सी पकड़वा दीजिएगा। तीनों रमाकांत की मारुति में सवार हो गए। रमाकांत ड्राइविंग सीट पर, सुनील उसकी बगल में और मजूमदार पीछे। जो कुछ आप लोग, एकाएक मजूमदार बोला। मुझे जबरन काबू में करके पूछना चाहते थे, वो अब वैसे ही पूछ लीजिए। वो कहानी अब खत्म हो गई है, सुनील बोला। बशर्ते कि, रमाकांत बोला, ऐसा कुछ बाकी रह गया हो जो तुमने पुलिस से छुपा लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मजूमदार बोला। फिर क्या बात है, सुनील बोला। फिर भी कहीं बैठकर आप लोग केस को और डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या बात है प्यारे लाल, एकदम नए तेवर दिखा रहे हो। अब तो एकाएक मिश्री की तरह घुले जा रहे हो मुंह में। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कहाँ चलें? रमाकांत बोला। वापस मौकाए वारदात पर चलें तो कैसा रहे? सुनील बोला। वहाँ किस लिए? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि डिक्शनरी का भाग नंबर 2 अपने स्थान पर लौटाया जा चुका है और वसीयत ऑफिस की दीवार पर टांगी जा चुकी है। प्रभु दयाल की वार्निंग भूल गए? हम तीनों जाएंगे, फिर कौन किसकी चुगली करेगा? ठीक है मजूमदार, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद मेजोरिटी, यानी कि ठीक है। हाँ। सोनी की दी चाबी लगाकर बाएं विंग से वे इमारत के प्रकाशक वाले हिस्से में दाखिल हुए। पूर्वी विंग में दाखिल होने के लिए उन्हें कोई कॉल बेल नहीं बजानी पड़ी थी, किसी को सोते से नहीं जगाना पड़ा था। मजूमदार के पास प्रवेश द्वार की चाबी थी। उसके पास वह चाबी होने ही साबित करता था कि वह अपने एम्प्लॉयर का कितना विश्वास पात्र रह चुका था। वे ग्राउंड फ्लोर पर फंक्शन वाले हॉल में पहुंचे। उन्होंने शेल्फ पर डिक्शनरी के तीनों भाग बड़े करीने से सजे पाए। अब भाग 1 और भाग 3 के कोई जगह खाली नहीं था। वे ऊपर ऑफिस में पहुंचे। फौजदार की वसीयत को उन्होंने यूं दीवार पर सजे पाया जैसे वह वहां से कभी हटाई न गई हो। कमाल है, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। कौन आया होगा यहाँ? कोई भी, रमाकांत बोला। प्यारो, यह जगह तो रेलवे स्टेशन की तरह सबकी पहुंच में मालूम होती है। जैसे दन दनाते हुए हम जब यहाँ से गुजर जाते हैं, वैसे ही और लोग भी तो गुजर सकते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो। अब क्या, मैं हमेशा ही ठीक कहता हूँ। चलो। वे वहां से निकले और इमारत के पूर्वी विंग में पहुंचे। मजूमदार उन्हें फौजदार के ऑफिस से ले आया। वहां उसने एक अलमारी में से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बंद बोतल और 3 गिलास निकाले। खुश कीता है मित्रा, रमाकांत बोतल पर निगाह पड़ते ही चहका। बस इस एक काम के बदले में समझ ले तेरे 100 गुण माफ। आगे जो 100 और करे वो भी माफ। मजूमदार हंसा। उसने वहीं मौजूद रेफ्रिजरेटर में से सोडे की बोतलें निकाली और 3 जाम तैयार किए। चीयर्स। तीनों के गिलास टकराए। बल्ले, विस्की पीता रमाकांत तृप्तिपूर्ण स्वर में बोला। जान पै गई। तीनों फौजदार की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। सुनील ने देखा, मेज पर अब कॉन्टेसा की लॉग बुक मौजूद नहीं थी। जरूर वह पुलिस की कस्टडी में पहुंच गई थी। यह क्या है? एकाएक सुनील ने एक लाल जिल्द वाली डायरी की ओर संकेत किया। फौजदार साहब की डायरी, मजूमदार बोला। वो डायरी नियमित रूप से लिखते थे। देर सबेर वो अपनी आत्मकथा छपवाना चाहते थे। कहते थे कि तब आत्मकथा तैयार करने में ऐसी डायरियों में दर्ज बातें और घटनाएं बहुत काम आने वाली थी। सुनील डायरी उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। जो नॉवल वो लिख रहे थे, रमाकांत बोला। क्या नाम था उसका? दोजक के कीड़े, मजूमदार बोला। हाँ, दोजक के कीड़े। उसकी अधूरी स्क्रिप्ट भी तो यही होगी। यही है। लाओ जरा देखें। मजूमदार ने एक फाइल उसे सौंपी जिसमें बड़े करीने से टाइप किए हुए फुल स्केप कागज लगे हुए थे। सुनील कितनी ही देर डायरी के पन्ने पलटता रहा। उससे उसने यह जाना कि दोजक के कीड़े में वह मिट्टी पलीत तो सारे साल्वी परिवार की और रंगा स्वामी की कर ही रहा था, लेकिन त्रस्त वह केवल रंगा स्वामी की किसी संभावित प्रतिक्रिया से था। उसने एक एंट्री में यह भी लिखा था कि नॉवल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद मुमकिन था
कि वह पूरे नॉवल में से रंगास्वामी का किरदार गायब ही कर देता। दूसरी बात, सुनील ने यह नोट की कि डायरी में लेखक द्वारा अपनी कोई वसीयत की होने का कोई जिक्र नहीं था। जाहिर था कि कम से कम उस साल उसने कोई वसीयत नहीं की थी, वरना इतनी अहम बात उस डायरी में दर्ज हुए बिना न रहती। फिर उसे पांडे के दफ्तर में टंगी लेखक की वसीयत का ख्याल आया। उस पर तारीख थी 31/12/1987। पिछले साल की डायरी भी यहाँ होगी, वह बोला। यहाँ हर साल की डायरी है, मजूमदार बोला। उसने एक शेल्फ में करीने से लगी डायरियों में से आखिरी डायरी निकालकर सुनील को सौंपी। सुनील ने 1987 की उस डायरी की आखिरी तारीख निकाली। 31/12/1987 के उस पृष्ठ पर बार में बैठकर पेपर नैपकिन पर लिखी गई और बार के बारमैन और वेटरों की गवाही से लैस उस कथित वसीयत का सविस्तार वर्णन था। साथ में टिप्पणी के तौर पर वजह भी दर्ज था कि उसने ऐसी वसीयत क्यों की थी। डायरी में लिखा था, वैसी वसीयत लिखना एक मूर्खतापूर्ण हरकत थी, लेकिन जिस माहौल में और जिन अति सम्मानित व्यक्तियों के सामने वह हरकत की गई थी, उसमें उस तहरीर से फिर जाना और भी मूर्खता और थूक कर चाटने जैसी बात होती। बहरहाल मुझे यकीन है कि मैं हिंसा का शिकार नहीं होने वाला। कोई मुझे जहर नहीं देने वाला, कोई मुझे डुबोकर नहीं मारने वाला, कोई मुझे शूट या स्टैब नहीं करने वाला, कोई मेरा गला नहीं घोटने वाला। फिर भी ऐसा हो जाता है तो मेरे दोस्त मलिक, मेरे प्रकाशक पांडे और मेरे सेक्रेटरी मजूमदार से बेहतर मेरी दौलत के हकदार कौन हो सकते हैं? दौलत मैं अपनी छाती पर रखकर तो ले जा नहीं सकता। मेरा कोई इकलौता रिश्तेदार है तो सोनी है, जो कि खुद अपने बाप की करोड़ों की जायदाद की वारिस है। मेरी दौलत तो उसकी विरासत के सामने घड़े की बूंद है। बहरहाल मैंने भी निश्चय कर लिया है कि अपनी जिंदगी में मैं और कोई वसीयत नहीं करूंगा। यही मेरी पहली और आखिरी वसीयत है, जो कि पता नहीं प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट मानी भी जाएगी कि नहीं। वसीयत के मामले में लेखक की डायरी में उसके हाथ की वह एंट्री सुनील को बहुत महत्वपूर्ण लगी। उसकी वसीयत को कानूनी तौर से जायज़ करार देने में अगर कोई कमी या शक रह जाता था तो डायरी की वह एंट्री उसे दूर कर सकती थी, जिससे कि यह सिद्ध होता था कि चाहे लेखक ने वह वसीयत नशे की हालत में मजाक के तौर पर की थी, लेकिन नशा उतरने के बाद वह भूला नहीं था। उसने तो अपने किए पर पछताने की या नशे में की गई गलती को सुधारने जैसी भी कोई कोशिश नहीं की थी। उस तारीख के बाद अगर वह कोई और वसीयत लिख जाता तो पिछली तारीख की वसीयत अपने आप ही रद्द मान ली जाती। ऐसा करना तो दूर, उसने तो दिल से उसी वसीयत को बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की थी और जिन लोगों के नाम वसीयत की थी उनको अपनी दौलत का बेहतरीन हकदार माना था। उस तहरीर से एक बात और भी साबित होती थी। सोनी को फौजदार डराता धमकाता भले ही कितना भी रहता था, हकीकतन उसका सोनी को अपने पिता की जायदाद से बेदखल करने का कोई इरादा नहीं था। अंतपंत उसने सोनी की हर खता माफ कर देनी थी और उसे उसके पिता की संपत्ति सौंप देनी थी। इस लिहाज से कत्ल अगर सोनी या शशांक ने किया था तो उन्होंने एक निहायत गैर जरूरी काम किया था। किसी ने हतप्राण के दिल को समझने की कोशिश नहीं की थी। वह ऊपर से ही सख्त था, दिल का बहुत नर्म था, अत्यंत संवेदनशील था, आखिर लेखक था। उसने डायरी के और पन्ने पलटे। एक जगह उसे रंगा स्वामी का जिक्र दिखाई दिया। वह एंट्री लेखक ने रंगा स्वामी की दिवंगत आत्माओं को बुलाने की किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में शरीक होने के बाद दर्ज की थी। लिखा था, मैं रंगा स्वामी के दरबार में उसी समाधि में लीन होता और दिवंगत आत्माओं को बुलाकर उनसे वार्तालाप करते देखने गया। मुझे तो सब पाखंड लगा। अलबत्ता दरबार का माहौल बहुत तिलिस्माना था। मुकम्मल सन्नाटा, नीम अंधेरा, वातावरण में फैली मदहोश कर देने वाली कोई तीखी खुशबू, ऊपर से जटाधारी रंगा स्वामी की तेजस्वी उपस्थिति, फिर वातावरण में गूंजती दिवंगत आत्मा की आवाज, जो कि मुझे रंगा स्वामी की ही आवाज लगी थी। या तो वह वेंट्रीलोक्विस्ट की तरह बोलना जानता था और या फिर वहां कहीं कोई टेप रिकॉर्डर लगा हुआ था जिसका ऑफ ऑन स्विच समाधि में लीन होने का बहाना किए बैठे रंगा स्वामी के कंट्रोल में था। बहरहाल मुझे वहां का माहौल देवी चमत्कार वाला नहीं,
जादूगरी वाला लगा था। रंगा स्वामी कोई सिद्ध पुरुष हो या न हो, कोई पहुंचा हुआ जादूगर और मायावी जरूर था। सुनील ने डायरी बंद कर दी। रंगा स्वामी ने लेखक का इसलिए कत्ल किया हो क्योंकि वह उसे बदनाम करने पर आमादा था और यह साबित करने पर आमादा था कि वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि पाखंडी साधु था। सुनील को न जचा। तांत्रिकों पर, सिद्ध पुरुषों पर, भगवानों पर पाखंडी होने के लांछन आम लगाए जाते हैं, लेकिन उनके श्रद्धालु भक्त, उनके अनुयायी उनकी तरफ तवज्जो तक नहीं देते। ऐसे लांछनों से किसी कथित सिद्ध पुरुष की महिमा घटी हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। फिर रंगा स्वामी के लेखक का कत्ल का इरादा करने का मतलब? यह तो यूं हुआ कि कोई फासले पर भौंकते कुत्ते के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करे। रंगा स्वामी उसे ऐसा मूर्ख तो नहीं लगता था। उसके लिए तो दानाई की बात यह होती कि वह उपन्यास को छपने देता और फिर अगर पाता कि स्थापित होता था कि लेखक ने जानबूझकर उसके चरित्र हनन की कोशिश की थी और यह साबित किया जाना संभव होता कि जो काल्पनिक पात्र उपन्यास में घड़ा गया था वह वास्तव में रंगा स्वामी ही था, तो वह अदालत में लेखक पर मानहानि का तगड़ा दावा ठोकता। लेकिन सुनील ने अपने आप से तर्क किया, रंगा स्वामी का कोई अनुयायी, उसका कोई कट्टर समर्थक वो कदम उठा सकता था जो खुद रंगा स्वामी द्वारा उठाया जाना युक्ति संगत नहीं लगता था। साल्वियों में से कोई अपने मान सम्मान की रक्षा की खातिर नहीं तो अपने कुल गुरु के मान सम्मान की खातिर कत्ल कर सकता था। ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर से 50,000 रुपया और रिवॉल्वर बरामद होना भी इस बात की तरफ इशारा था कि तमाम के धरे में एक से ज्यादा मेम्बरान का हाथ था। उसने सिर उठाया तो पाया कि रमाकांत विस्की और सिगरेट के बीच लेखक की अधूरी स्क्रिप्ट पढ़ने में तल्लीन था और मजूमदार एक कागज पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे हो? सुनील उत्सुक भाव से बोला। लिख चुका। मजूमदार कागज उसे सौंपता हुआ बोला। वारदात से ताल्लुक रखता जो मसाला मेरे जहन में है उसका एक खाका बनाया है मैंने, जरा देखो, शायद तुम इसमें कोई इजाफा कर सको। सुनील ने कागज पर निगाह डाली। बड़े साफ सुथरे अक्षरों में मजूमदार ने लिखा था, क संभावित प्रश्न, कत्ल का उद्देश्य, 200 आदमियों की मौजूदगी में चल रहे फंक्शन में कत्ल कैसे हुआ, तभी क्यों हुआ, रिवॉल्वर मोहनलाल के क्वार्टर में कैसे पहुंच गई, कत्ल के बाद गायब क्यों न कर दी गई, जब रिवॉल्वर पहले बरामद हो जाने दी गई तो उसे दोबारा चोरी करना क्यों जरूरी समझा गया, रिवॉल्वर की चोरी कैसे संभव हो सकी, आग क्यों और कैसे लगी, इंस्पेक्टर क्यों और कैसे मरा, डिक्शनरी का दूसरा वॉल्यूम वापस कैसे लौटा, पहले गायब क्यों और कहाँ हुआ, वसीयत पहले गायब क्यों हुई फिर वापस क्यों कर लौटी। ख संभावित घटनाक्रम, फौजदार साहब को डिक्शनरी के वॉल्यूम नंबर 2 को शेल्फ से हटाने से हुई खाली जगह में से शूट किया गया। पांडे के बयान से वहां ड्राइवर मोहनलाल की मौजूदगी सामने आई तो रिवॉल्वर उसके क्वार्टर में से बरामद हुई जिसमें से कि एक गोली चली हुई थी। रिवॉल्वर इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब में से चोरी चली गई। बेसमेंट में आग लग गई जो कि निश्चय ही हर किसी की तवज्जो किसी अहम बात की तरफ से हटाने के लिए लगाई गई। चोरी गई रिवॉल्वर फिर प्रकट हुई क्योंकि उसी रिवॉल्वर से मनोहर सिंह का खून हुआ। डिक्शनरी का गायबशुदा वॉल्यूम अपने स्थान पर वापस लौट आया। आग लगने के बाद किसी क्षण पांडे की ऑफिस से गायब हुई वसीयत अपने स्थान पर वापस लौट आई। संभावित अपराधी, साल्वी परिवार, रिवॉल्वर उनकी, लेकिन ड्राइवर को फंसाने की कोशिश क्यों? उनमें से किसी ने फिर रिवॉल्वर चोरी कैसे की, आग कैसे लगाई? प्रत्यक्षता उनके लिए दोनों काम असंभव। रंगा स्वामी, रिवॉल्वर उसे भी उपलब्ध, लेकिन उसे ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने नहीं देखा। उसने रिवॉल्वर क्यों, कैसे चोरी की? आग लगाना उसके लिए भी असंभव। मलिक, वसीयत में हिस्सेदार, लेकिन गोली चलने के वक्त स्टेज पर, उसके लिए साल्वियों के रिवॉल्वर मुहैया करना या गोली चलाना असंभव। पांडे, उपरोक्त उसके लिए रिवॉल्वर मुहैया करना संभव पर स्टेज पर होने की वजह से गोली चलाना असंभव। मजूमदार, ओ नो, नेवर। सोनी, शशांक की वजह से रिवॉल्वर उसे उपलब्ध, लेकिन घटना स्थल से अनुपस्थित। रिवॉल्वर मोहनलाल के फ्लैट में प्लांट करने में सक्षम, लेकिन उसे इंस्पेक्टर के कोट में से चोरी करना उसके लिए असंभव। सुनील,
मेरे जैसा शख्स जिन वजूहात से मैं कातिल नहीं हो सकता, ऐसा उन्हीं वजूहात से वो भी कातिल नहीं हो सकता, लेकिन कातिल की मदद करने में पूर्णतः सक्षम। रमाकांत, मेरे और सुनील जैसा ही शख्स, सुनील जैसा ज्यादा। जिन वजूहात से सुनील कातिल नहीं हो सकता, ऐन उन्हीं वजूहात से वो भी कातिल नहीं हो सकता, लेकिन दोस्त की खातिर कुछ भी कर गुजरने में पूर्णतः सक्षम, इसलिए कातिल की मदद करने में पूर्णतः सक्षम। प्यारे लाल, सुनील बोला, कातिल की जानकारी हुए बिना मैं या रमाकांत कातिल की मदद कैसे कर सकते हैं? मैंने तमाम संभावनाएं व्यक्त की हैं। मजूमदार शांति से बोला, यू कैन हैव योर पिक। जो संभावना तुम्हें जचती है उस पर गौर करो, जो नहीं जचती उसे छोड़ दो। बहरहाल पूरे केस की समरी अच्छी बनाई है तुमने। सोचता हूँ कल के ब्लास्ट के फ्रंट पेज पर इसे ज्यों का त्यों छपवा दूं। क्यों नहीं, क्या हर्ज है? साथ में समस्या पूर्ति पर कोई इनाम घोषित कर सको तो मजा ही आ जाए। इनाम एक रिवॉल्वर, रमाकांत बोला। अगला खून करने के लिए। मजूमदार हंसा। मुझे तो इनमें कोई भी कातिल नहीं लगता। सुनील बोला, होगा तो कोई इन्हीं में से ही। तुम उस औरत को भूल रहे हो, रमाकांत बोला, जो एन फौजदार के कत्ल के बाद सुनील की सौजन्य से वहां से कूच कर गई थी। मैं भूला नहीं उसे, मजूमदार बोला, लेकिन फौजदार के कत्ल के बाद यूं खिसकी हुई औरत बाद में रिवॉल्वर गायब करने के लिए और दूसरा कत्ल करने के लिए लौटी हो, यह नामुमकिन है। करेक्ट, सुनील बोला। इस बात की गारंटी है, रमाकांत बोला, कि दोनों कत्ल एक ही शख्स की करतूत हैं। हाँ, मजूमदार बोला। हालात का इशारा साफ साफ इसी तरफ है। क्यों सुनील? हाँ, सुनील बोला। दूसरा कत्ल पहले कत्ल को कवर करने के लिए हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है, रमाकांत बोला, कि कातिल अपनी जुबान से ही कबूल करेगा तो पता लगेगा कि कत्ल किसने किए हैं। वो भी हो सकता है, मजूमदार बड़े इत्मीनान से बोला। सुनील ने सकपकाकर उसकी तरफ देखा। जरा इसे देखो। मजूमदार एक और कागज उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। सुनील ने कागज उसके हाथ से ले लिया और उस पर लिखी तहरीर को पढ़ा। लिखा था, मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाट्य सबूत हैं। मेरी खामोशी की कीमत 50,000 रुपये है, जो कि मुझे शाम 5 बजे तक मिल जानी चाहिए। सुब्रोतो मजूमदार। क्या मतलब हुआ इसका? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। यह एक चिट्ठी है, मजूमदार बोला, जो कल सुबह हर उस आदमी के पास दस्ती पहुंचेगी जिसके पास हत्या का उद्देश्य था और उसे अंजाम देने का मौका था। हर कोई यही समझेगा कि चिट्ठी सिर्फ उसी के पास आई है। फिर देखेंगे कि किस पर कोई प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा मतलब है कि चिट्ठी पाने वालों में जो हत्यारा होगा वह तुम्हारी खामोशी खरीदने के लिए 50,000 रुपये के साथ दौड़ा तुम्हारे पास चला आएगा? क्या नहीं हो सकता ऐसा? अगर यह चिट्ठी अपराधी के पास पहुंचेगी तो क्या वो इसे नजरअंदाज करने की जुर्रत कर सकेगा? शायद नहीं, लेकिन यह ब्लैकमेल है। अपराधी तो एक ही होगा, जबकि यह चिट्ठी कई लोगों को मिलेगी। जो अपराधी नहीं है वे चिट्ठी के साथ पुलिस के पास नहीं पहुंच जाएंगे तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में शायद पहुंच जाएंगे, मजूमदार ने कबूल किया। सब नहीं तो कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन चिट्ठी तुमने गौर से नहीं पढ़ी। इसमें ब्लैकमेल की तरफ कोई इशारा नहीं है। इसमें कातिल का नाम लेकर उससे कोई मांग नहीं की गई, उसे कोई धमकी नहीं दी गई, उसे उसके किसी अंजाम से नहीं डराया गया। यह महज एक बयान है कि मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाट्य सबूत हैं, जिसकी कीमत मैंने 50,000 रुपये लगाई है। नहीं, सुनील इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, मेरे ख्याल से तो यह ब्लैकमेल नोट ही है। यह टाइपशुदा पुर्जा होगा, मजूमदार बोला। बाद में कोई एक्शन होने की नौबत आएगी तो मैं इसी बात से मुकर जाऊंगा कि ये चिट्ठियां मैंने भेजी थी। हाँ, यह बात चल सकती है। फिर क्या बात है? बात चलनी चाहिए, कैसे भी चले। यह चिट्ठी अपराधी के हाथ में पहुंचेगी तो उस पर इसकी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। वो इसे मजाक भी करार दे तो भी वो इसे लेकर पुलिस के पास नहीं जाएगा। इस चिट्ठी का खौफ वो जरूर खाएगा और यह सोच सोचकर जरूर हलकान होगा कि मेरे पास उसके खिलाफ कौन सा अकाट्य सबूत हो सकता है। वो पुलिस के पास नहीं जा सकता, यह बात मैंने तुम्हारी मानी, लेकिन वो किसी दूसरी सस्पेक्ट के पास जा सकता है। फिर उसे खबर लग जाएगी कि यह चिट्ठी तो एक सर्कुलर है जो कई लोगों को भेजा गया है।
1 मिनट के लिए फर्ज करो कि तुम बेगुनाह हो, अपराधी नहीं, बेगुनाह हो, और तुम्हें ऐसी चिट्ठी मिलती है, तो तुम क्या करोगे? मैं या तो पुलिस के पास जाऊंगा और या तुम्हें झूठा करार देने के लिए तुम्हारे पास चिट्ठी लिखने वाले के पास पहुंचूंगा। बिल्कुल। फिर जब पुलिस द्वारा या मेरे द्वारा तुम्हें यह बताया जाएगा कि यह एक चाल है जो असली अपराधी को फांसने के लिए फैलाया जा रहा है और तुम्हें सहयोग के लिए कहा जाएगा, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? जाहिर है कि मैं सहयोग दूंगा। तुमसे यह सहयोग मांगा जाएगा कि इस चिट्ठी के बारे में तुम एकदम खामोश रहो, और अगर चिट्ठी का कोई दूसरा प्राप्तकर्ता इस बारे में तुमसे कोई सवाल करने आए तो तुम चिट्ठी की बाबत पूर्णता अनभिज्ञता प्रकट करो। तो अपने सहयोग के वादे की जरे साया तुम कैसा करोगे? करूंगा। फिर यह बात कैसे खुलेगी कि यह इकलौती चिट्ठी नहीं बल्कि कई लोगों को भेजा गया सर्कुलर लेटर है? खुलेगी। साल्वी परिवार की वजह से खुलेगी। उस परिवार के 4 सदस्यों को जब तुम 4 चिट्ठियां भेजोगे तो सबको एक साथ नहीं, यूं नहीं कि वे चारों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाएं और चाय के साथ अपनी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगें। चिट्ठी परिवार के हर सदस्य के पास अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से पहुंचेगी। फिर भी अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें पता लग जाता है कि वही चिट्ठी परिवार के किसी और या सब सदस्यों के पास भी आई है, तो भी वे मेरे से संपर्क की कोशिश जरूर करेंगे। सामूहिक रूप से? हाँ, प्रतिनिधि कोई एक होगा, लेकिन मर्जी सबकी होगी। ऐसा 2 बातों से जाहिर होता है। एक तो उनमें एक सूत्र में बंधे रहने की, संगठित रहने की टेंडेंसी है। दूसरे, ऐसा लगता है कि परिवार के हर सदस्य को शक है कि किसी दूसरे सदस्य ने पूरे परिवार के हित को देखते हुए खून से अपने हाथ रंग लिए हैं। यह किस्सा फिर भी नहीं चलने का। क्यों? क्योंकि इसको बल देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आखिर हत्यारे को भी सूझना चाहिए कि तुम्हारे पास आखिर कौन सा अकाट्य सबूत हो सकता है। जब उसे कुछ नहीं सूझेगा तो वह समझ जाएगा कि तुम ब्लफ मार रहे हो। उसे सूझेगा। मजूमदार पूरे विश्वास के साथ बोला। जरूर सूझेगा। क्या सूझेगा? कि मेरे पास कौन सा अकाट्य सबूत हो सकता है। तुम जरा याद करने की कोशिश करो कि एन फौजदार साहब के कत्ल के वक्त मैं क्या कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे? हाँ भाई, खुद अपने बयान के मुताबिक तुम भाषण देते अपने एम्प्लॉयर की तस्वीरें खींच रहे थे। एग्जैक्टली। और अगर मेरी खींची किसी तस्वीर में हाथ में रिवॉल्वर लिए गोली चलाने को तत्पर हत्यारे का मुखड़ा भी आ गया हो, तो यह हत्यारे के खिलाफ मेरे पास अकाट्य सबूत हुआ कि नहीं? बाय गॉड, यू आर राइट। हकीकतन मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन जब हत्यारे को मेरा कैमरा याद आएगा, जैसे कि अभी तुम्हें याद आया है, तो वो यही समझेगा कि इत्तेफाक से वह मेरे द्वारा खींची गई किसी तस्वीर के फ्रेम में आ गया था। फिर हत्यारा बड़े इत्मीनान से आकर तुम्हारा भी कत्ल कर देगा। वो आए तो सही, फिर देखते हैं कौन किसका कत्ल करता है। प्यारो, रमाकांत मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, अपने कैमरे से फिल्म निकालकर उसे धुलवाओ तो सही। क्या पता सचमुच ही ऐसी कोई तस्वीर खिंच गई हो जिसका कि तुम झूठ मूठ जिक्र कर रहे हो। मैं फिल्म धुलवा चुका हूँ। जिस वक्त आप सब लोग आग का नजारा कर रहे थे, उस वक्त मैं सड़क के पार ही मौजूद एक फोटो लैब से फिल्म प्रोसेस करवा रहा था। ऐसी कोई तस्वीर उसमें नहीं है। ओह, सुनील ने चिट्ठी वाला कागज मजूमदार को वापस कर दिया और बोला, तुम्हारी बनाई केस की समरी मैं अपने पास रख रहा हूँ। शौक से मजूमदार बोला, मैंने जो लिखा है मुझे जुबानी याद है। अब महफिल बर्खास्त की जाए। मजूमदार ने सहमति में सिर हिलाया और अपना विस्की का गिलास उठाकर बोला, बॉटम्स अप। सब ने बॉटम्स अप किया और उठ खड़े हुए। मजा आ गया, रमाकांत बोला। विस्की का? सुनील ने पूछा। नहीं, नॉवल का, 2 जग के कीड़े का। अधूरी स्क्रिप्ट का ही मजा आ गया। हाँ, अब मुझे सख्त अफसोस हो रहा है कि इतना शानदार नॉवल कभी मुकम्मल नहीं होगा। शायद हो जाए, मजूमदार बोला। किसी दूसरे लेखक की कलम में वो मैजिक टच कहाँ से आएगा जो कि इस उपन्यास से झलक रहा है? शायद आ जाए। रमाकांत हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। मजूमदार मंद मंद मुस्कुराता रहा। तुमने नॉवल पढ़ा? फिर एकाएक वह बोला, उसमें एक खास खूबी नोट की तुमने,
जो कि सिर्फ फौजदार साहब की कलम का कमाल था। क्या? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। कत्ल कितना घिनौना काम होता है, लेकिन फौजदार साहब के लिखने का अंदाज ऐसा था कि वे कत्ल में भी ग्लैमर पैदा कर देते थे। उनके नॉवलों में कत्ल एक जघन्य अपराध नहीं, एक कलात्मक काम लगता था, वर्क ऑफ आर्ट। यह तो तुम ठीक कह रहे हो, रमाकांत प्रभावित स्वर में बोला। तभी तो वे इतने मशहूर थे, सुनील बोला। तभी तो और लेखकों की किताबें हजारों की तादाद में नहीं बिकती, जबकि उनकी किताबें लाखों की तादाद में धड़ाधड़ बिकती थी। बिल्कुल, मजूमदार बोला। कत्ल एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई भारी विविधता नहीं होती। तकरीबन कत्ल एक ही ढर्रे के होते हैं, लेकिन उपन्यास में ज़रूरत हमेशा यह होती है कि कत्ल हमेशा किसी नए, किसी अनोखे अंदाज से हो। वह पढ़ने वाले को उलझन में डाल दे और अंत में जब उसका रहस्य खुले तो वह पढ़ने वाले को अचंभे में डाल दे, हक्का पक्का कर छोड़े और वह यही कहे कि ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। फौजदार साहब की यह खूबी थी कि वे एक आध बार नहीं, अपने उपन्यासों में हर बार यह करिश्मा करके दिखाने में सफल होते थे। एक कामयाब जासूसी उपन्यास में वे 3 गुण जरूरी मानते थे: नयापन, कथ्य का विश्वसनीय और वास्तविकता के करीब होना, और उसका पढ़ने वाले को उलझा कर रचा देने में सक्षम होना। भाग्य की कैसी विडंबना है कि फौजदार साहब का खुद का कत्ल ऐन उनके नॉवलों की तरह हुआ है। उनके नॉवलों वाले तीनों गुण उनके खुद के कत्ल में मौजूद हैं। 200 आदमियों के बीच में वे कातिल की गोली के शिकार हो गए और किसी को गोली चलाई जाने का हल्का सा आभास भी नहीं मिला। गोली जैसे जादू के जोर से चल गई। यह एक अविश्वसनीय स्थिति है, लेकिन उसका नतीजा, जो कि फौजदार साहब की लाश की सूरत में पेश होता है, उसे विश्वसनीय बनाता है। कत्ल में नयापन यह है कि कातिल ने 200 आदमियों की मौजूदगी में उन्हें शूट करने की जरूरत की, जबकि ऐसा अवसर भी कोई दुर्लभ न था, जबकि कत्ल का एक भी गवाह न होता। केस में हर किसी को उलझा कर रख देने वाली क्षमता जो अभूतपूर्व है, वरना अभी तक मालूम हो चुका होता कि कत्ल किसने किया और कैसे किया। इस रहस्य कथा के लेखक अगर खुद फौजदार साहब होते तो वे बड़े चमत्कृत कर देने वाले ढंग से अपने पाठकों को इस मर्डर मिस्ट्री का हल बताते। लेकिन काश यह उपन्यास नहीं, हकीकत है। यहाँ लेखक जैसा सूत्रधार कोई नहीं, जिसके हाथ में कहानी के तमाम किरदारों की डोर हो, जिन्हें कि वह कठपुतलियों की तरह नचा सकता हो। प्यारो, रमाकांत मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। अब मुझे यकीन हो गया। किस बात का? कि दोजक के कीड़े जरूर मुकम्मल होगा और मूल लेखक के शानदार स्टाइल में ही मुकम्मल होगा। मुझे लगता है कि लेखक की आत्मा तुम्हारे में वास कर गई है। मजूमदार एक फीकी हंसी हंसा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, रमाकांत बोला। थैंक यू। अब तो सुनील बोला, मेरी भी इच्छा हो आई है इस नॉवल को पढ़ने की, भले यह अधूरा है। पढ़ लो, मजूमदार बोला। किसने रोका है? अब यहाँ स्क्रिप्ट साथ ले जाओ। वाकई? नो प्रॉब्लम, यहाँ इसकी 3 कॉपियाँ और हैं। फिर क्या बात है? सुनील ने स्क्रिप्ट उठा ली। एक बात और। वो क्या? कैलेंडर की तारीख बदलने का तुम्हारे मिजाज की तब्दीली से तो कोई रिश्ता नहीं? मतलब सारी शाम तो तुम हमारे दुश्मन बने रहे। घोर शत्रु प्यारो, रमाकांत बोला। जो ही तारीख बदली तुम्हारा मिजाज भी मुकम्मल तौर से बदल गया। मजूमदार ने जोर का अट्टहास किया। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। और मैंने तुम्हें, मजूमदार बोला। इसी बात पर हमें, रमाकांत बोला, अमरीक सिंह काले बिल्ले का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने एक दूसरे को सही समझा। फिर तीनों ने अत्यंत सद्भावना के वातावरण में एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां से विदा हुए। होटल शाहजहां के रिसेप्शन पर नाइट ड्यूटी पर मौजूद क्लर्क ने उस चिट्ठी और 20 रुपए के नोट को देखा जो सुनील ने उसे थमाई थी। चिट्ठी मिसिस चंदा वर्कर के लिए है, सुनील बोला, जो कि तुम्हारे होटल के स्वीट नंबर 504 में ठहरी हुई है। उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना है। सुबह तुमने यह चिट्ठी उन तक पहुंचानी है। और क्लर्क बोला, यह नोट तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ताकि तुम ऐसा कुछ कर सको कि चिट्ठी मिसिस चंदा वर्कर के पास उनके पति की जानकारी के बिना पहुंचे। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। दैट्स गुड न्यूज़। आपका काम हो जाएगा साहब।
थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुनील होटल से बाहर निकला और मॉर्की में मौजूद रमाकांत के साथ कार में जा बैठा। अब रमाकांत बोला, यूथ क्लब, सुनील बोला, जहां से मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठानी है और तुम्हें नमस्ते कहकर ब्लास्ट के दफ्तर में जाना है। ठीक। कार सड़क की सुनसान सड़कों पर दौड़ चली। ब्लास्ट के ऑफिस में मलिक साहब मौजूद थे। सुनील को बहुत हैरानी हुई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वे बोले। कहाँ अटक गए थे? पुलिस हेडक्वार्टर, सुनील ने बताया। गिरफ्तार होता होता बचा। क्या हुआ था? सुनील ने बताया। उसने मुकम्मल रिपोर्ट मलिक साहब को पेश की। उसने उन्हें मजूमदार की बनाई केस की समरी भी दिखाई। गुड, मलिक साहब घड़ी पर निगाह डालते हुए बोले। अभी लेट सिटी एडिशन के छपने में टाइम है। इसी आधार पर फ्रंट पेज न्यूज़ बना डालो। यस सर। डू इट क्विकली। यस सर। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। क्या? फंक्शन के दौरान हर किसी का रुख स्टेज की तरफ था और निगाह डायस पर माइक के आगे खड़े होकर भाषण करते राम फौजदार की तरफ थी। लेकिन आप स्टेज पर विराजमान थे, इसलिए आपका रुख लोगों की तरफ था। वो शेल्फ आपकी निगाहों के सामने था, थोड़ा दूर था लेकिन निगाहों के सामने था, जहां से कि गोली चली होने का अंदाजा किया जा रहा है। क्या आपको भी वहां गोली चलने से ताल्लुक रखती कोई हरकत नहीं दिखाई दी थी? मलिक साहब ने तुरंत उत्तर न दिया। वे कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उनका सिर धीरे धीरे इनकार में हिलने लगा। शेल्फ पर मेरी निगाह थी, वे बोले। फौजदार के भाषण से मैं बोर हो रहा था, इसलिए मेरी निगाह हॉल में भटक रही थी। गोली चलते ही मेरी तवज्जो शेल्फ की तरफ गई थी, लेकिन वहां होती कोई संदिग्ध हरकत कतई मेरी निगाह में नहीं आई थी। न कोई वहां से हिला था, न कोई वहां से सरका था। गोली चलने के परिणाम स्वरूप जैसी स्तब्धता एकाएक सारे हॉल में छा गई थी, वैसी वहां भी थी। रिवॉल्वर बाद में मोहनलाल के क्वार्टर से बरामद हुई थी। इस लिहाज से तो हत्यारे को फौरन हरकत में आ गया होना चाहिए था, वरना इतनी जल्दी रिवॉल्वर अपनी बरामदी की जगह पहुंचाई नहीं जा सकती थी। वो भी कम हैरानी की बात नहीं। रिवॉल्वर तो जैसे जादू के जोर से मौकाए वारदात से गायब हुई और उस ड्राइवर के क्वार्टर में पहुंच गई। इतनी जल्दी कोई कैसे रिवॉल्वर को वहां पहुंचाने में कामयाब हुआ, जबकि वारदात के फौरन बाद कोई भी वहां से रुखसत नहीं हुआ था? मलिक साहब एक क्षण ठिठके। उन्होंने घूर कर सुनील की तरफ देखा। सिवाय उस रहस्यमय महिला के जिसे तुमने वहां से खिसकाया था, उसका केस से कोई ताल्लुक नहीं था, सुनील जल्दी से बोला। मैं गारंटी करता हूँ। अपनी रिपोर्ट से इस बात को भी हाईलाइट करना कि प्रत्यक्षता कत्ल के बाद इतनी जल्दी रिवॉल्वर का उस ड्राइवर के क्वार्टर में पहुंच जाना असंभव लगता है। यस सर, नाउ गेट गोइंग। सुनील उठा और मलिक साहब का अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। वह अपने ऑफिस के कक्ष में पहुंचा। उसने अपना पोर्टेबल टाइपराइटर अपने सामने घसीट लिया और उसमें पेपर चढ़ाने लगा। अगले क्षण तूफानी रफ्तार से उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। सुनील ने अपनी 10 हॉर्स पावर की जंगी इटालियन मोटरसाइकिल MV अगस्ता अमेरिका बैंक स्ट्रीट में अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने रोकी। मोटरसाइकिल के शक्तिशाली इंजन की आवाज़ सारी गली में गूंजी। मोटरसाइकिल को लॉक करके वह इमारत में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। जेब से चाबी निकालकर वह अपने फ्लैट का मुख्य द्वार खोलने का उपक्रम करने लगा तो एकाएक उसे अपने पीछे तनिक आहट सुनाई थी। उसने तत्काल घूमकर पीछे देखा। पीछे ऊपर जाती सीढ़ियों पर एक नौजवान लड़की बैठी थी, जो उस घड़ी उठकर खड़ी हो रही थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, वह धीमे थके से उनिंदे से स्वर में बोली। सीढ़ियों में नीम अंधेरा था। सुनील उसकी सूरत न पहचान पाया। कौन? वह बोला। लड़की आगे बढ़ी। तब सुनील ने उसे पहचाना। वह शिवनाथ साल्वी की डोप एडिक्ट नौजवान बिटिया शोभना साल्वी थी। उस घड़ी वह वही चमड़े का कोट, स्कीवी और जीन्स पहने थी जिसमें सुनील ने उसे शंकर रोड पर पांडे के ऑफिस में देखा था। दरवाज़ा खोलो, वह बोली। मैं यहाँ ठंड में मरी जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे इंतज़ार में बैठी हो? हाँ। तुम जानते हो ना मुझे? हाँ, मैं भी तुम्हें जानती हूँ। क्या चाहती हो? भीतर चलो, बताती हूँ। यह कोई वक्त है आने का? 2 बज रहे हैं। सुना नहीं? अरे, धमका रही हो? मिस्टर,
मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। क्या क्या कर सकती हो तुम? जवाब में उसने अपना दायां हाथ कोट की जेब में से निकाला और उसे सुनील की तरफ तान दिया। सुनील ने देखा उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। गुमशुदा रिवॉल्वर? दिवंगत इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब से गायब हुई रिवॉल्वर। दस्ते की लकड़ी में कट वाली रिवॉल्वर। वह घूमा और चुपचाप फ्लैट का दरवाजा खोलने लगा। सुनील ने अपलक ड्राइंग रूम के सोफे पर ढेर हुई बैठी शोभना साल्वी को देखा। पहले सुनील ने उसे जब भी देखा था फासले से देखा, तब वह उसे खूबसूरत लगी थी, लेकिन अब उसे करीब से देखने से सुनील को लगा कि वह फासले से ही देखे जाने के काबिल शय थी। उसके मेकअप में, उसके नयन नक्श में, उसकी पोशाक में, उसके व्यक्तित्व में, उसके रख रखाव में किसी चीज में कोई आपसी तालमेल नहीं था। नयन नक्श के बारे में खास बात यह थी कि उन पर अलग अलग विचार किया जाता तो वे खास बुरे नहीं होते थे, लेकिन लगता था कि टीम वर्क का महत्व कतई नहीं समझते थे। लड़की डोप एडिक्ट थी और उस वक्त भी नशे के घोड़े पर सवार मालूम होती थी। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। रिवॉल्वर वाले हाथ को वह कभी अपनी गोद में ढीला छोड़ देती थी तो कभी अपने सामने तान देती थी। सुनील को लड़की कुछ भी कर गुजरने में सक्षम लग रही थी, इसलिए उसे हालात बहुत दहला देने वाले लग रहे थे। रिवॉल्वर उस पर मजूमदार ने भी तानी थी, लेकिन उसके ऐसा करने के पीछे किसी सूझबूझ और सोच समझ का हाथ था। इसलिए सुनील तब डरा नहीं था, लेकिन उसके सामने मौजूद लड़की बिना सोचे समझे भी कोई कदम उठा सकती थी। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और बड़े नर्वस भाव से एक सिगरेट सुलगाया। मुझे भी दो, शोभना बोली, सुलगा कर। सुनील ने वही सिगरेट उसे थमा दिया और स्वयं नया सिगरेट सुलगा लिया। शोभना बड़ी दक्षता से सिगरेट के कश लगाने लगी और नथनों से धुएं की दोनाली छोड़ने लगी। बहुत ठंड है, वह बोली। कोई ब्रांडी नहीं रखते हो? सुनील कोनियाक ब्रांडी की बोतल निकाल लाया। उसने ब्रांडी के 2 जाम तैयार किए। कोनियाक? वह बोली। बड़े महंगे शौक रखते हो? उसने आसपास निगाह दौड़ाई। बड़े ठाठ से रहते हो। एक प्रेस रिपोर्टर की तनख्वाह में इतने ठाठ कैसे अफोर्ड कर लेते हो? खाली वक्त में मैं मूंगफली की रेडी भी लगाता हूँ। नॉनसेंस। अब यहाँ आने का अपना कोई मकसद तो बयान करो। उसने रिवॉल्वर को गोद में छोड़कर ब्रांडी का गिलास उठाया, उसकी एक चुस्की ली और होठ चटकाए। गुड, वह बोली। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। सवाल तो मैंने तुमसे पूछना है। क्या? फौजदार का कत्ल किसने किया? मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें यकीनन पता है। नहीं पता। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मेरे से झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी की रात तुम्हारे जवाब के ही इंतजार में गुजारने का इरादा नहीं है मेरा। मुझे पता नहीं तुम क्या जवाब सुनना चाहती हो। अगर तुम यह जानना चाहती हो कि बतौर कातिल मैं तुम्हारा ही नाम लेता हूँ या नहीं, और तुम चाहती हो कि मैं इस बाबत अपनी जुबान बंद रखूं, तो मैं ऐसा वादा तुमसे कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। फिर क्या बात है? लेकिन तुम्हें मालूम है कि कत्ल किसने किया है। तुम्हें ऐसा यकीन क्यों है? क्योंकि सिर्फ तुम्हें मालूम है कि कत्ल कैसे हुआ था। जब यह मालूम है तो यह भी मालूम होगा कि कत्ल किसने किया। कैसे जाना? क्या कि मुझे मालूम है कि कत्ल कैसे हुआ था। तुमने पुलिस को बताया था। जो कुछ मैंने पुलिस को बताया था उसकी इतनी जल्दी खबर तुम्हें कैसे लग गई? लग गई किसी तरह से। फिर भी मेरी एक सोर्स है पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसने कि तुम्हारा और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का वार्तालाप सुना था। ओह, अब बोलो, कत्ल किसने किया था? मैं कातिल का नाम तुम्हारी जुबानी सुने बिना यहाँ से टलने वाली नहीं। तुम्हारे सोर्स ने तुम्हें कातिल का नाम नहीं बताया? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तुमने कातिल का नाम नहीं लिया था। अगर तब मुझे कातिल का नाम मालूम होता तो क्या वह नाम जाने बिना इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जैसा सख्त मिजाज और बेमुरव्वत पुलिस अधिकारी मुझे बख्श देता? तुमने उसको बेवकूफ बना लिया था। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। क्यों? तुम्हारे में क्या खूबी है? ओ शट अप। उसकी उंगलियां फिर रिवॉल्वर पर कसने लगी। सुनील खामोश हो गया। उसने सिगरेट का कश लगाया। अब कह भी चुको, वह झल्लाकर बोली। हत्यारा का नाम जानकर तुम क्या करोगी?
वो मैं कर लूंगी जो करना होगा। तुम सिर्फ मुझे हत्यारे का नाम बताओ। जाने बिना नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, सुनो हत्यारे का नाम। हत्यारे का नाम सुब्रतो मजूमदार है। मजूमदार? वह बोली। वो चालबाज बंगाली फौजदार का सेक्रेटरी? हाँ, वो हत्यारा है, वह बोली। उसके स्वर में आश्चर्य का स्पष्ट पुट था। हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वह संदिग्ध भाव से उसे घूरती हुई बोली। नहीं। क्या सबूत है कि वो हत्यारा है? बताता हूँ, लेकिन पहले यह रिवॉल्वर मेरी नज़रों से दूर करो। मुझे उससे डर लग रहा है। डरते रहो। डरोगे तभी तो सच बोलोगे। मैं सच ही बोल रहा हूँ। मिस्टर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यूं ही अनाप शनाप जो नाम मुंह में आया उसे पक कर तुम मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे? समझा, लेकिन बराए मेहरबानी तुम भी कुछ समझो। क्या? अगर तुम्हें नहीं मालूम कि फौजदार का कत्ल किसने किया है और समझती हो कि मुझे मालूम है, तो मुझे शूट करके भी तुम्हें क्या हासिल होगा? मैं कबूल करता हूँ कि मजूमदार का नाम मैंने खामखा ले लिया था। वो हत्यारा नहीं है। है तो मुझे मालूम नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं हत्यारे को नहीं जानता, इसलिए यह एक नाम मैंने तुम्हें परोस दिया था। तुम अपनी जिद बरकरार रखोगी तो ऐसा ही कोई दूसरा नाम तुम्हें सुझा दूंगा। यानी कि यूं मुझे धमकाती रहकर तुम मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करती चली जाओगी। इसके विपरीत अगर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, तो हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम ही आ सकूं। उस भाषण का शोभना पर कोई असर हुआ था तो वह कम से कम उसकी सूरत से प्रकट न हुआ। वह कुछ क्षण अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को हौले हौले हरकत देती रही और फिर पूर्वता सख्त स्वर में बोली। तुम्हारे ख्याल से हमारी फैमिली पर किसी की नजरें इनायत हो रही है? कौन यह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि कत्ल हमारी फैमिली के किसी मेंबर ने किया है? उस सवाल का मकसद भी पहले सवाल जैसा ही था, लेकिन उससे सुनील को कम से कम यह इशारा मिल गया कि लड़की को क्या चिंता सता रही थी। मैं अभी भी यह नहीं समझा कि असल में तुम क्या जानना चाहती हो। तुम सब समझ रहे हो। जब तुम यह जानते हो कि कत्ल कैसे हुआ, तो यह क्यों नहीं जानते कि कत्ल किसने किया? कत्ल कैसे हुआ वो मैंने अंदाजन जाना। अभी भी वो एक अंदाजा ही है। अभी भी कोई इस बात की तस्दीक नहीं हो गई है कि फौजदार पर गोली शेल्फ में वहां से चलाई गई थी जहां से कि मैंने रीडर डाइजेस्ट की डिक्शनरी का भाग नंबर 2 कह पाया था। हमारी यह रिवॉल्वर मोहन लाल के क्वार्टर में किसने प्लांट की? जाहिर है कि हत्यारे ने की। और कौन करेगा? उसका कोई सहयोगी। जैसे कौन? जैसे तुम। मेरे पास कौन सा उद्देश्य है कत्ल में शिरकत करने का? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं। मैं हत्या जैसे जघन्य अपराध में किसी का सहयोगी बनने जैसी किस्म का आदमी नहीं। अगर तुम मुझे जानती हो तो यह बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। वह फिर खामोश हो गई। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर उसे ऐश ट्रे में झोंक दिया और ब्रांडी का गिलास भी उठाकर खाली कर दिया। सुनील ने उसके गिलास में और ब्रांडी डाली तो उसने ऐतराज न किया। मैंने खामखा तुम्हारे फ्लैट की पहरेदारी में इतना वक्त बर्बाद किया, वह बड़बड़ाई। मैं तो समझ रही थी कातिल का नाम तुम्हें मालूम होगा। तुम्हें मालूम होगा कि कौन हमारी फैमिली की नेक नामी को 2 कत्लों के खून में डुबोने पर आमादा था। मुझे नहीं मालूम। चाहो तो कसम उठवा लो। कसम में क्या रखा है? आज का नौजवान एक सांस में 10 झूठी कस्में खा सकता है। मैं वैसा नौजवान नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। ओह शट अप। यह रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ कैसे लगी? आई सेड शट अप एंड लेट मी थिंक। दोनों इकट्ठे थिंके तो नतीजा बेहतर निकलेगा। सुनो, चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम सीधे राजा हरिश्चंद्र के खानदान से उतरे हो। तुम सच बोल रहे हो। अब इसी सच को जरा और आगे तक बोलकर दिखाओ। मतलब? मुझे सविस्तार बताओ कि शंकर रोड पर आग लगने की वारदात होने की घटना से लेकर अब तक तुम कहां कहां गए, क्या क्या करते रहे और तुमने क्या क्या जाना। हाँ, एक यह रीजनेबल सवाल है जिसका एक रीजनेबल जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। 2। सुनील ने उसे हर बात कह सुनाई। पुलिस कहती है, वह असमंजसपूर्ण स्वर में बोली, कि दोनों कत्ल एक ही रिवॉल्वर से चली गोलियों से हुए हैं। सिर्फ कहती नहीं, सुनील बोला,
वैज्ञानिक तौर पर साबित भी कर चुकी है। दोनों लाशों में से निकाली गई गोलियों का कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर मिलान किया गया है। उन पर बने खरोंचों के निशान हूबहू एक जैसे हैं। यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि दोनों गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई थी और वही रिवॉल्वर। सुनील ठिठक कर बोला, इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। वह सोचने लगी। वह जब दोबारा बोली तो उसकी स्वर में से निश्चिंतता टपक रही थी। फिर तो वह बोली, हमारी फैमिली में से कोई अपराधी नहीं। अच्छा, वो कैसे? फिर तो वह मुदित मन से बोली, इस रिवॉल्वर से कोई कत्ल हुआ ही नहीं। मैंने खामखा इसे चुराया। यह पुलिस के पास ही रहती तो अभी तक उन्होंने ही यह कबूल कर लिया होता कि मेरे डैडी की यह रिवॉल्वर मर्डर वेपन नहीं है। तुम क्या कह रही हो? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोचो, दिमाग पर जोर दो तो आएगा। नहीं आ रहा। तुमने अभी कहा कि तुमने खामखा इसे चुराया, यानी कि तुम कबूल करती हो कि रिवॉल्वर तुमने चुराई थी? हाँ। कहाँ से? जहाँ यह थी, इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब में से। खुद तुमने? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल था कि कत्ल शशांक ने किया था। क्यों था तुम्हारा ऐसा ख्याल? थी कोई वजह? क्या? अरे कहा ना, थी कोई वजह। यानी कि बताना नहीं चाहती। अब क्या लिख के दूं? नहीं, जरूरत नहीं, जुबानी ही चलेगा। चल ही गया समझो। अब आगे बोलो। मैं क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि तुम्हारा ख्याल था कि कत्ल शशांक ने किया था। हाँ, इसी वजह से जब फौजदार का कत्ल हुआ, फिर जब बतौर मर्डर वेपन रिवॉल्वर हमारी बरामद हुई, तो मैं कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गई कि कत्ल मेरे भाई ने किया था। तब उस घड़ी मुझे लगा कि अगर शशांक अपना मुंह न फाड़े और वह रिवॉल्वर गायब हो जाए तो पुलिस निर्विवाद रूप से शशांक के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकती थी। कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। मेरे डैडी के गन कलेक्शन में से वह रिवॉल्वर चुरा लेने का मौका कई लोगों को हासिल था। ऊपर से वक्त रहते यह रिवॉल्वर भी गायब हो जाती तो पुलिस कभी साबित न कर पाती कि हत्या हमारी रिवॉल्वर से हुई थी। लोग बड़े कहते रहते कि साल्वी परिवार का कोई सदस्य ही हत्यारा था, लेकिन साबित कुछ न हो पाता। यानी कि इंस्पेक्टर के कोट में से रिवॉल्वर तुमने निकाली। अब क्या लिख कर दूं? तलाशी में रिवॉल्वर तुम्हारे पास से बरामद क्यों न हुई? क्योंकि लेडीज की तलाशी के लिए जब सोनी को तलब किया जा रहा था और जब मेरे भाई की तलाशी हो रही थी तो मैंने रिवॉल्वर वापस इंस्पेक्टर के कोट की जेब में डाल दी थी, जो कि तब खूंटी पर टंगा होने की जगह लावारिस सा मेज पर पड़ा था। तब उस कोट की तरफ किसी को तवज्जो नहीं थी। तब हर किसी का ध्यान शशांक की तरफ था, जिसकी की तलाशी ली जा रही थी। कमाल है, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। यानी कि जब तुम पांडे के ऑफिस के बाहर के कक्ष में बैठी हुई थी तो रिवॉल्वर तुम्हारे पास थी, और जब तुम लोगों को भीतर तलब किया गया था तो अपनी तलाशी की नौबत आने से पहले तुमने रिवॉल्वर मेज पर पड़े इंस्पेक्टर के कोट में वापस डाल दी थी। हाँ, और अपनी तलाशी मुकम्मल हो चुकने के बाद वहां से फिर निकाल कर अपने अधिकार में ले ली थी। मैडम, आई सैल्यूट यू, यू आर अ जीनियस। वह पहली बार मुस्कुराई तो सुनील को लगा कि बाल बाल ही बची थी वह खूबसूरत होने से। फिर वह बोला, फिर क्या? फिर इमारत में आग लग गई और वहां भगदड़ मच गई। और मिस्टर, यह रिवॉल्वर उसी घड़ी से मेरे अधिकार में है। एक क्षण के लिए भी मैंने इसे अपने से अलग नहीं किया। अब तुम मुझे यह बताओ कि जब यह रिवॉल्वर मेरे पास थी तो इसी रिवॉल्वर से निकली गोली से इंस्पेक्टर मनोहर सिंह का कत्ल कैसे हो गया? नहीं हो सकता, सुनील को कबूल करना पड़ा। शशांक ने पहला कत्ल किया हो सकता था, लेकिन दूसरा कत्ल करने के लिए उसके पास यह रिवॉल्वर उपलब्ध नहीं थी, बशर्ते कि रिवॉल्वर तुमने उपलब्ध न कराई हो। शोभना ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने एक संभावना व्यक्त की है, स्टूपिड संभावना व्यक्त की है। शशांक के पास फौजदार का कत्ल करने की तो वजह थी, लेकिन उसे इंस्पेक्टर का कत्ल करने की क्या जरूरत थी? यह तो आ बैल मुझे मार जैसी बात हुई। ऊपर से उसे तो मालूम तक नहीं था कि रिवॉल्वर मेरे पास थी। उसके सामने मेरी तलाशी हुई थी और रिवॉल्वर मेरे पास से बरामद नहीं हुई थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि वह रिवॉल्वर मेरे पास थी। अभी भी यह किसी को नहीं मालूम। मेरा मतलब है अब सिवाय तुम्हारे।
सुनील चुप रहा। अब जब पुलिस दावा कर रही है कि दोनों कत्ल एक ही रिवॉल्वर की गोलियों से हुए हैं, यह पुलिस का दावा नहीं, हकीकत है, तस्दीकशुदा तथ्य है, तो फिर पहला कत्ल भी इस रिवॉल्वर से हुआ नहीं हो सकता। यह रिवॉल्वर मर्डर वेपन है ही नहीं। कत्ल इसी कैलिबर की किसी और रिवॉल्वर से हुआ। यह रिवॉल्वर चुरा कर मैंने खामखा इतना रिस्क लिया। न सिर्फ रिस्क लिया, खुद अपना और अपनी फैमिली का ही केस कमजोर किया। जब ऐसा मानती हो तो तुम्हें तो फौरन से पेशतर इस रिवॉल्वर के साथ पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। हाँ, उसने कबूल किया, लेकिन फौरन से पेशतर नहीं। क्यों? फौरन से पेशतर का मतलब तो है मैं अभी पुलिस के पास पहुंच जाऊं, जहां कि मैं अपनी इस हरकत के लिए गिरफ्तार भी की जा सकती हूं। बाकी की रात लॉकअप में गुजारने की न मेरी मर्जी है और न मुझ में हिम्मत है। फिर क्या? मैं सुबह जाऊंगी। लेकिन जाओगी तो सही। हाँ, जरूर। मुझे एक सिगरेट और दो, सुलगाकर। अगर इसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जहमत जैसा काम न समझो तो हाँ। सुनील ने एक सिगरेट सुलगाकर उसे दिया। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर नथुने से धुएं की 2 नाली छोड़ी। मेरा अभी भी ख्याल है, वह बोली, कि तुम्हारा केस से कोई वास्ता हो सकता है तो सही वास्ता। सुनील सहज भाव से बोला, मैं बतौर प्रेस रिपोर्टर उस केस को कवर कर रहा हूं। मैं उस वास्ते की बात नहीं कर रही, वह झुंझलाकर बोली। और मेरा कोई वास्ता नहीं। हो सकता है, उसने जिद की, लेकिन है नहीं। और अगर है भी तो अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब तो यह साबित किया जा सकता है कि तुम्हारे हाथ में थमी तुम्हारी डैडी की इस रिवॉल्वर से कोई कत्ल नहीं हुआ। यही तो तुम चाहती थी कि स्थापित हो। तुम्हारा मतलब तो हल हो गया। अब तुम्हारे लिए इस बात की क्या अहमियत बाकी रह गई कि मेरा केस से कोई वास्ता है या नहीं? उसने उत्तर ना दिया। वह खामोशी से सिगरेट के कश लगाती रही। सुनील ने भी एक सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। अगर शोभना के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर मर्डर वेपन नहीं था तो साफ जाहिर था कि मर्डर वेपन 32 कैलिबर की वैसी ही कोई दूसरी रिवॉल्वर थी। लेकिन जब कत्ल किसी दूसरी रिवॉल्वर से हुआ था तो एक निर्दोष रिवॉल्वर को मोहनलाल ड्राइवर के क्वार्टर पर प्लांट करने का क्या फायदा? वो रिवॉल्वर शोभना ने चोरी न कर ली होती तो पुलिस सहज ही जान जाती कि फौजदार का कत्ल उस रिवॉल्वर से नहीं हुआ था। फिर किसी का साल्वी परिवार के किसी सदस्य को कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराने का मिशन तो हाथ के हाथी पिट जाता। फिर न ही मोहनलाल को कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा पाता। जब यह रिवॉल्वर किसी का कोई अहित करने में सक्षम ही नहीं थी तो किसी ने क्यों पहले उसे शिवनाथ साल्वी की स्टडी से चोरी करने की जहमत उठाई, फिर उसमें से एक गोली कहीं और निश्चय ही यूं ही खामखा चलाई और फिर उसे मोहनलाल के क्वार्टर में प्लांट किया। अगर कोई साल्वी परिवार के किसी सदस्य को फंसाना चाहता था तो कत्ल शिवनाथ साल्वी की ही रिवॉल्वर से हुआ होना चाहिए था। मोहनलाल को फंसाने के लिए भी यही बात जरूरी थी। असली अपराधी इतना मूर्ख कैसे हो सकता था कि वो इतनी सी बात न समझता? क्या हल था उस समस्या का? क्या वह साल्वी परिवार के किसी सदस्य की दोहरी चाल थी? दोहरी चाल? साल्वी परिवार के जिस सदस्य के कातिल होने की सबसे अधिक संभावना थी वह हर हाल में शशांक था। उसके पास कत्ल का डबल उद्देश्य था। उसे साल्वी परिवार के उस मान सम्मान की फिक्र तो थी ही जिसकी कि मिट्टी पलीत फौजदार अपने आगामी उपन्यास दोजक के कीड़े के माध्यम से करने वाला था। सोनी से शादी कर ली होने की वजह से फौजदार सोनी के भविष्य को भी अंधकार में बना सकता था। हत्या का सबसे तगड़ा उद्देश्य शशांक के ही पास था। क्या वह छोकरा इतना घाक था कि कत्ल की एक ऐसी दोहरी चाल सोच सकता जो उसके गुनाह की तरफ इशारा होने के बावजूद उस पर पर्दा टाले रख सकती? था तो सही वह ऐसा घाक छोकरा। तो फिर जरूर कत्ल के वक्त उसके पास 32 कैलिबर की 2 रिवॉल्वरें थी। एक उसके डैडी की, वो रिवॉल्वर जो उस घड़ी उसकी बहन कब्जाई बैठी थी, और दूसरी कोई और वैसी ही रिवॉल्वर जो कि वास्तव में मर्डर वेपन थी। उसने अपनी डैडी की रिवॉल्वर से एक गोली चलाकर उसे पहले ही मोहनलाल के क्वार्टर में प्लांट कर दिया था और दूसरी रिवॉल्वर से फौजदार को शूट कर दिया था।
इस प्रकार पुलिस मोहनलाल के यहाँ से शिवनाथ साल्वी की रिवॉल्वर बरामद करती, उसे लेबोरेटरी में चेक कराती तो पाती कि उस रिवॉल्वर से चली गोली से कोई खून नहीं हुआ था। तो वो खुद ही यही नतीजा निकालती कि साल्वियों को निर्दोष फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जरूर यही शशांक चाहता था। सुनील को अपनी वह थ्योरी बहुत जची। क्या सोच रहे हो? शोभना एकाएक बोली। केस के बारे में ही सोच रहा था। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, एक बात बताओ। क्या? तुम्हारी माँ ने तो कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश इसलिए की थी ना क्योंकि वह शशांक को कातिल समझ रही थी। जाहिर है वो ऐसा क्यों समझ रही थी? फिर फौजदार की आगामी नॉवल की वजह से, या कोई और भी वजह थी? और भी वजह थी। क्या थी कोई? यानी कि बताना नहीं चाहती हो? यही समझ लो। एक ही बात कितनी बार कहलवाओगे? ठीक है, मत बताओ। वह और वजह मैं बयान कर देता हूँ। अगर वजह मैंने सही बयान की हो तो तुम उसकी तस्दीक कर देना। इतना तो कर सकती हो। उसने हिचकते हुए सहमति में सिर हिलाया। शशांक जरूर घर पर सोने से अपनी शादी का जिक्र कर चुका हुआ था और यह भी पता चुका हुआ था कि उस शादी की खबर फौजदार को लग जाने से फौजदार सोनी को उसकी विरासत से बेदखल कर सकता था। वह जरूर फैमिली में इस बात का भी जिक्र कर चुका था कि सोनी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था और फौजदार को इस बात की भनक थी, यानी कि किसी भी क्षण ब्लैकमेलर के जरिए या किसी और तरीके से सोनी की शादी की खबर फौजदार को लग सकती थी और तब फौजदार तत्काल सोनी को अपने पिता की संपत्ति से बेदखल करके सारी दौलत धर्मार्थ संस्थानों को दान कर सकता था। शशांक निश्चय ही ऐसा नहीं होने देना चाहता था, न सोनी की खातिर और न खुद अपनी खातिर। और ऐसा होने से रोकने का एक ही तरीका था, फौजदार की कोई नुकसानदेह कदम उठा पाने से पहले ही उसका कत्ल। कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेते वक्त तुम्हारी माँ के जहन में ये ज्यादा बड़ी वजह थी जिससे कि शशांक फौजदार का कत्ल कर सकता था। अब बोलो, तस्दीक करती हो इस वजह की? करती हूँ। यानी कि उस घड़ी तुम्हारी माँ को पूरा विश्वास था कि कत्ल शशांक ने किया था। उसे क्या, हम सबको पूरा विश्वास था कि कत्ल शशांक ने किया था। तभी तो मैंने रिवॉल्वर गायब करने की जुर्रत की। इस पूरे विश्वास की कोई खास वजह? शशांक ने पिछली रात डिनर पर घोषणा की थी कि उसने फौजदार की हस्ती मिटा देने का फैसला कर लिया था। फैमिली पर उसकी इस घोषणा की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? हम सशंक तो हुए थे, लेकिन इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि वह गुस्से में भड़क रहा था। सुबह गुस्सा उतरता तो शांत हो जाता। तब किसी ने उसकी घोषणा को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अगले ही रोज जब सचमुच ही फौजदार का कत्ल हो गया तो वह खामोश हो गई। गुड। अब यह बताओ, जब इंस्पेक्टर मनोहर सिंह ने तुम्हारी फैमिली के सारे मेंबरान को ऊपर पांडे के ऑफिस में तलब किया था तो तुम लोगों से क्या पूछा था? खास कुछ नहीं, बस यही पूछा था कि कत्ल के वक्त हम लोग हॉल में कहाँ कहाँ थे और अगर हमने कुछ देखा था तो क्या देखा था। तुम्हारी माँ के बयान के बारे में उसका क्या ख्याल था? यही कि वह दूसरे की बला अपने सिर ओढ़ने की मेरी माँ की एक बचकानी हरकत थी। वह बिना किसी के द्वारा देखे गए गोली चला ही नहीं सकती थी। चला सकती थी तो गोली चलाने के बाद रिवॉल्वर मोहनलाल ड्राइवर के क्वार्टर में नहीं पहुंचा सकती थी। ना ही उसकी पहुंच उन 50,000 रुपए के नोटों तक हो सकती थी जो कि रिवॉल्वर के साथ मोहनलाल के क्वार्टर से बरामद हुए थे। पुलिस द्वारा क्रॉस क्वेश्चन किया जाने पर मेरी माँ यह तक नहीं बता सकी थी कि मोहनलाल का क्वार्टर उस उतनी बड़ी इमारत में था कहाँ। तब तुम्हारी माँ ने क्या कहा? वो तो आखिर तक यही जिद करती रही कि कत्ल उसने किया था। फिर शशांक ने ही उसे बहुत सख्ती से डांटकर चुप कराया था तो वह चुप हुई थी। तुमने कत्ल के वक्त शशांक को हॉल में देखा था? नहीं। तुम्हारे माता पिता ने? नहीं। फिर भी तुम लोगों का ख्याल था कि कत्ल उसने किया था? हाँ। कमाल है, उसका हमें दिखाई न देना इस बात का सबूत नहीं था कि वो वहां नहीं था। वहां 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शशांक उनमें से कहीं भी हो सकता था। वैसे तुम लोग हॉल में कहाँ थे? अब क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ थे? अब तो यह बात साबित हो चुकी है कि कत्ल हम में से किसी ने नहीं किया। फिर भी तुम इस बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हो? इसलिए
कि मेरा अंदाजा है कि मनोहर सिंह कातिल के बारे में कुछ जान गया था। ऐसा न होता तो उसका कत्ल ना होता। उसकी उस जानकारी की सोर्स तुम लोगों के बयान रहे हो। इस बात की काफी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए मैं तुम लोगों की मनोहर सिंह से मीटिंग के दौरान हुए वार्तालाप का हूबहू बयान सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं सुना सकती। मैं लड़की हूँ, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं। कौन इतनी बातें याद रख सकता है, जबकि उसे कभी सपने में भी ख्याल न आया हो कि वो बातें उसे बाद में कभी दोहरानी पड़ सकती थी। लेकिन फिर भी अब छोड़ो भी ये किस्सा। इतना तो बता दो कि शशांक ने कत्ल के वक्त अपनी वहां मौजूदगी के बारे में क्या बयान दिया था। उसने कहा था कि कत्ल के वक्त वह वहां नहीं था, वह वहां बहुत बाद में आया था। कत्ल के वक्त वो कहाँ था? किसी के साथ ड्राइव पर। सोनी के साथ? हाँ, इंस्पेक्टर ने सोनी से इस बात की तस्दीक की थी। हमारे सामने नहीं की थी, लेकिन की तो होगी। इंस्पेक्टर को मालूम हो चुका था कि सोनी तुम्हारी परिवार की बहू बन चुकी थी। फिर भी उसने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की तलाशी के मामले में सोनी का भरोसा किया। यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? वो बेहद घाघ इंस्पेक्टर तलाशी के वक्त यहाँ से कोई हट नहीं गया था। वो बाज की तरह हमारे पर निगाह रखे था। सोनी ने बरामद हुई कोई सुई भी छुपाने की कोशिश की होती तो उसको खबर लग जाती, बरामद चीज की लग जाती। लेकिन जो चीज बरामद करने की कोशिश न की जाती, जो चीज सोनी टटोल कर ही छोड़ देती, उसकी इंस्पेक्टर को कैसे खबर लगती? रिवॉल्वर टटोल कर छोड़ देने वाली किस्म की आइटम नहीं थी। सोनी ऐसी हरकत करती तो इंस्पेक्टर यकीनन भाप जाता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी निगाह में सोनी को तुम लोगों की तलाशी लेने को कहना इंस्पेक्टर की नादानी थी। होगी, शोभना लापरवाही से बोली। पुलिस को मालूम है कि तुम्हारा भाई 2 बार चोरी के इल्जाम में और 1 बार स्वीडिश टूरिस्ट लड़की के रेप के केस के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है। रेप का केस झूठा था, वह तमक कर बोली, और उस पर इल्जाम चोरी का नहीं, शॉपलिफ्टिंग का था। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। चोरी मटेरियल बेनिफिट के लिए की जाती है, शॉपलिफ्टिंग भी इसलिए की जाती है। कीमत अदा किए बिना माल झपटना भी मटेरियल बेनिफिट के लिए ही होता है। लेकिन शशांक ने ऐसा महज थ्रिल के लिए किया था, एडवेंचर की खातिर किया था। पकड़े जाने पर हर कोई यही कहता है, खास तौर से जब वो शशांक जैसा आधुनिक नौजवान हो। डिपार्टमेंट स्टोर की मैनेजमेंट ने उस पर चार्ज प्रेस नहीं किया था, जिससे कि वो सजा पाने से बच गया था। लेकिन यह उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं। रेप के केस से भी मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप की दौलत और साधन संपदा ने ही उसे निजात दिलाई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? पुलिस को ये बातें मालूम है तो क्या हो गया? पुलिस का एक नेक शहरी के साथ और एक संदिग्ध चरित्र के व्यक्ति के साथ या एक नॉन क्रिमिनल के साथ पेश आने का तरीका एक ही नहीं होता। तुम्हारे भाई की पिछली करतूतों की वजह से पुलिस की उस पर खास नजरे इनायत हो सकती थी। अच्छा हुआ, वह विष भरे स्वर में बोली, कि नौबत नहीं आई। यानी कि तुम्हें खुशी है कि ऐसी कोई नौबत आने से पहले ही इंस्पेक्टर मर गया? उसने उत्तर न दिया। यह खुशी या तसल्ली बेमानी है। इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के मर जाने से केस कोई क्लोज नहीं हो गया है। उसकी जगह जो दूसरा इंस्पेक्टर लेगा, बल्कि ले चुका है, उसकी विचारधारा और केस को हैंडल करने का उसका तरीका हतप्राण इंस्पेक्टर से कोई जुदा नहीं होने वाला। नजरअंदाज दूसरा इंस्पेक्टर भी नहीं करने वाला शशांक की गुज़श्ता करतूतों को। अब क्या है? अब तो केस का रुख ही पलट गया है। अब तो वह रिवॉल्वर ही शशांक की बेगुनाही का अहम सबूत बन जाने वाली है, बशर्ते कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट यह साबित करे कि दोनों में से किसी भी बार गोलियां इस रिवॉल्वर से नहीं चलाई गई थी। यही साबित होगा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। वैसे शशांक के हक में एक बात और भी है। क्या? बेसमेंट में आग लगाने का मौका उसे हासिल नहीं था। वेरी गुड, मैं यह पॉइंट भी बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए याद कर लेती हूँ। यानी कि अपने मतलब की बात हो तो तुम लड़की से टेप रिकॉर्डर बनकर दिखा सकती हो, वरना नहीं। उसने जलती निगाहों से सुनील की तरफ देखा। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारे घर से इस रिवॉल्वर को चोरी करने की सबसे ज्यादा सुविधा किसको थी? किसी को भी, जो कोई भी हमारे यहाँ आता था।
तुम कोई विशेष नाम नहीं सुझा सकती? नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर है? एक है, बेचू सिंह। यह हो सकता है कि रिवॉल्वर चुराने तुम्हारे यहाँ कोई भी ना आया हो। तुम्हारे नौकर ने, उस बेचू सिंह ने रिवॉल्वर चुरा कर किसी के पास पहुंचा दी हो। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नौकर चाकरों को ऐसी हरकतों के लिए बरगलाया जा सकता है, बेचू को नहीं बरगलाया जा सकता। वो हमारे घर का बहुत पुराना और बेहद विश्वास पात्र नौकर है। मेरे माँ बाप ऐसी किसी हरकत का अपनी औलाद पर शक कर सकते हैं, बेचू पर नहीं। वेरी गुड, भगवान ऐसा नौकर सबको दे। उसने एक जोर की जमाही दी और बोला, तो अब फिर गुड नाइट, मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग कहें। 3 बजने वाले हैं, अब घर जाकर आराम करो। मैं इस वक्त घर कैसे जाऊंगी? बैंक स्ट्रीट के मोड़ पर ऑल नाइट टैक्सी स्टैंड है, वहां से। नहीं नहीं, इतनी रात गई, मैं टैक्सी पर अकेले नहीं जा सकती। पास रिवॉल्वर होते हुए यह बात कह रही हो? मजाक मत करो। जाने बहार, अगर तुम समझती हो कि रात के 3 बजे मैं अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगा तो। मैंने कब कहा? तो मैं तो यह कहना चाह रही थी कि अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं यहीं सो जाऊं। यहाँ एक ही बेडरूम है, बेड तो डबल होगा। सुनील ने सकपकाकर उसकी तरफ देखा। मैं बहुत गुच्छा मुच्छा होकर सोती हूँ, वह धीरे से बोली। पलंग पर बहुत थोड़ी जगह घेरती हूँ, लेकिन मैं बहुत पसर कर सोता हूँ। फिर भी देख लेना, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि बेड पर तुम्हारे साथ कोई और है। सुनील ने इनकार में सिर हिलाया। डरते हो? वह बोली। किस बात से? कि तुम्हारा कौमार्य भंग हो जाएगा। मैं औरत हूँ? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। नहीं, वो तो मैं हूँ। तो फिर डरो तुम। मैं तो नहीं डर रही। ठीक है, मैं ही डर रहा हूँ। तुम बेडरूम में पहुंचो, मैं यहाँ सोफे पर सोऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम भीतर पलंग पर चलो। क्यों? क्योंकि तुम मेहमान हो। यह मेहमान यह नहीं चाहता कि मेहमान नवाजी तुम्हारे लिए सजा बन जाए। ऐसा है तो अपना मेहमान का रोल खत्म करो और अपने घर जाओ। न बाबा ना, घर तो मैं इतनी रात गई अकेली तो कहना मानो। अच्छा, वह मायूसी से बोली। सुनील बेसब्रेपन से उसके हिलने की प्रतीक्षा करने लगा। अच्छा, कम से कम, वह फिर बोली। पहनने को तो कुछ दो। कहाँ से दूं? सुनील झुंझलाया। यहाँ जनाने कपड़े कहाँ से आएंगे? और मर्दाने कपड़े तुम्हारे किस काम के? वैसे तो तुमने पहने ही हुए हैं। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। ओह, कम ऑन नाउ। मैंने तुम्हारे जैसे मिजाज का मर्द नहीं देखा, आगे देखोगी भी नहीं। उसके बाद वह खामोश हुई तो फिर न बोली। टेलीफोन की निरंतर बजती घंटी से सुनील की नींद खुली। सबसे पहले उसे इस बात की हैरानी हुई कि वह सोफे पर क्यों था। फिर उसे शोभना साल्वी की याद आई। उसने एक अरुचिपूर्ण निगाह बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ डाली और फिर हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया। खिड़की से आती धूप इस बात की चुगली कर रही थी कि बहुत दिन चढ़ चुका था और अगर फोन की घंटी न बजती तो वह अभी और पता नहीं कब तक सोया रहता। हेलो, माउथपीस से बोला। मिस्टर सुनील, एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। यस, नमस्ते, मैं चंद्रा बोल रही हूँ। चंद्रा? सुनील एक जोर की जमाही लेता हुआ बोला। चंदा वर्कर, होटल शाहजहां, स्वीट नंबर 504। रिमेंबर? ओह यस, आई डू नाउ। हाउ आर यू मैडम? फाइन। अभी अभी मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। जानकर चिंता मिट गई कि मेरा राज बरकरार है और पुलिस को मेरी तलाश नहीं है। सुनील खामोश रहा। मैंने अखबार में सारा वाक्य पढ़ा है। वहां तो बहुत हंगामा हो गया पिछली रात, बहुत बाल बाल बची मैं। उस हंगामे का हिस्सा बनते बनते मेरी तो यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मेरा क्या हाल होता। अब वो फिक्र छोड़ दीजिए। पुलिस को मैंने पूरी तरह यकीन दिला दिया है कि आपका केस से कोई ताल्लुक नहीं। अब आपके पास कोई नहीं आने वाला। अब आएगा भी तो मैं उससे मिलने वाली नहीं। जी, हम 11 बजे की फ्लाइट से बंबई वापस जा रहे हैं। गुड। वैसे मुझे फौजदार साहब की मौत का अफसोस है, दिल से कह रही हूँ। ज़रूर होगा, होना ही चाहिए। पता नहीं लगा ना कि यह हरकत किसकी थी? अभी नहीं लगा, लेकिन तफ्तीश जारी है। पुलिस पता लगा कर रहेगी। मैं अखबार पर निगाह रखूंगी। बहरहाल सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी बंबई आओ तो मिलना। मेरे हस्बैंड का नाम डायरेक्टरी में है, राजेश चंदावरकर।
मुझे याद है। आई विल हैव द ऑनर समटाइम्स। वेल, थैंक्स ऑल ओवर अगेन। आई एम ग्लैड आई मेट अ नाइस यंग मैन इन योर पर्सन। फिर लाइन कट गई। सुनील ने रिसीवर रखा तो कॉल बेल बज उठी। उसने उठकर फ्लैट का मुख्य द्वार खोला। रमाकांत आया था। उस पर निगाह पड़ते ही अनायास ही सुनील की निगाह वॉल क्लॉक की ओर उठ गई। 9 बजे थे, जबकि रमाकांत 3 बजे सोकर उठने का आदी था। दोपहर से पहले उठना तो वह हराम का काम मानता था। अब रास्ता तो छोड़, वह भुनभुनाया। क्या बात है? सुनील एक और हटता हुआ बोला। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है ठीक है। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? इतनी जल्दी जो जाग गए? उस साले लेखक के मुंशी ने जगा दिया। मजूमदार ने? हाँ। उसने कैसे? यह देखो। रमाकांत उसे एक कागज थमाता हुआ बोला। अभी सुबह 8 बजे कोई मुझे दस्ती देकर गया है। सुनील ने कागज खोला। वह वैसी ही टाइप शुदा चिट्ठी थी जैसी काकी मजबून बनाकर मजूमदार ने पिछली रात फौजदार की स्टडी में सुनील को दिखाया था, जिसमें कि उसके पास कत्ल का अकाट्य सबूत होने का हवाला था और जिसमें उसने अपनी खामोशी की 50,000 रुपया कीमत लगाई थी। पागल है साला, सुनील बोला। तुम्हें क्यों भेजी चिट्ठी? खामखा, रमाकांत भुनभुनाया। मायावा जुलाहे दिया मस्खरिया माँ बहन नाल। मुझे भेजता तो कोई बात भी थी। मेरा तो फिर केस से कोई दूर दराज का रिश्ता उस बंबई वाली मैडम की वजह से या सोनी की वजह से निकल आता, लेकिन तुम्हारा तो इससे कतई कोई मतलब नहीं। तेरे पास चिट्ठी नहीं आई? नहीं। तभी कॉल बेल बजी। सुनील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। चौखट पर एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। क्या है? सुनील बोला। सुनील कुमार चक्रवर्ती के नाम चिट्ठी है, उत्तर मिला। मेरा नाम है ये। तो चिट्ठी संभालिए। आगंतुक ने जबरन एक बंद लिफाफा सुनील की मुट्ठी में ठूंसा और फिर यह जा वह जा। सुनील ने लिफाफा फाड़कर भीतर झांका। भीतर से वैसा ही टाइप शुदा कागज का पुर्जा बरामद हुआ जैसा अभी रमाकांत ने उसे थमाया था। आ गई? रमाकांत बोला। हाँ, सुनील बोला। मत्ती भ्रष्ट है साले की। रमाकांत की निगाह सारे ड्राइंग रूम में भटकती हुई सोफे पर आकर ठिठकी, जहाँ की एक तकिया और कंबल पड़े थे। सोफे पर कौन सोया था? वह बोला। मैं। सुनील बोला। क्यों, बेडरूम किराए पर दे दिया? इतनी कंगाली आ गई? अरे वो बात नहीं। तो क्या बात है? भीतर एक मेहमान है। जनाना की मर्दाना? जनाना। प्यारो, घर में जनाना मेहमान, लेकिन वो अंदर, तुम बाहर। यह क्या बात बनी? बनी, वो जबरदस्ती का मेहमान है। है कौन? शोभना, सालवी की लड़की। वही। वो यहाँ क्या कर रही है? सुनील ने बताया। उसने सविस्तार रमाकांत को शोभना के वहां आगमन से संबंधित सारी बात सुनाई। कमाल है, रमाकांत मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। इतनी चतुराई दिखा गई वो रिवॉल्वर चोरी करने में। जाहिर है, आखिर रिवॉल्वर अभी भी उसके पास है। तो तुम्हें यकीन आ गया कि साल्वियों में से कोई कातिल नहीं। हालात तो यही जाहिर करते हैं। रही सही कसर बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट पूरी कर देगी। अगर शिवनाथ साल्वी की रिवॉल्वर मर्डर वेपन न निकला तो यह इन लोगों की बेगुनाही का अपने आप में सबूत होगा। मेरा दिल तो अभी भी यही कहता है कि सब किया धरा शशांक का है। अगर इंस्पेक्टर मनोहर सिंह को लगी गोली उसके बाप की रिवॉल्वर से चली हुई न निकली तो वह कातिल नहीं हो सकता। उस भूतनी दे के पास 2 रिवॉल्वरें होंगी। ये तमाम संभावनाएं मैं सोच चुका हूँ। कोई नई बात सोचो। नई बात नहीं सूझ रही, लेकिन प्यारो, तुम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो कि हर जगह साल्वियों की टांग फंसी हुई है। रिवॉल्वर बाप की मिल्कियत है। माँ कत्ल किया होने का एक बालिया बयान दे चुकी है। बहन ने रिवॉल्वर चुराई और भाई के पास कत्ल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मुझे तो यह पूरे कुनबे की मिली भगत लगती है। सुनने में उनकी करतूतें यकीनन बहुत काली लगती हैं, लेकिन वे तमाम की तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का दर्जा रखती हैं। उनमें से किसी के खिलाफ अकाट्य सबूत नहीं है। उल्टे उनके हक में सबूत कई दिखाई देने लगे हैं। मुझे लगता है बतौर कातिल पहले ही तुम किसी और को इलेक्ट कर चुके हो। केस की एक रफ थ्योरी है मेरे जहन में, लेकिन अभी उसको बहुत पॉलिश की जरूरत है। उस थ्योरी का खूंटा कौन है? मेरा मतलब है कातिल किसे इलेक्ट किया तुमने? यूं खामखा किसी का नाम लेने का क्या फायदा? प्यारो, जानते हो किसे टरका रहे हो?
लेकिन कुछ नहीं। अब तभी फोन की घंटी बज उठी। सुनील ने फोन उठाया। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का फोन था। तुम्हें सुबह सवेरे मजूमदार की लिखी कोई चिट्ठी मिली? प्रभुदयाल सीधी मतलब की बात पर आता हुआ बोला, मिली। क्यों वो केस से संबंधित लोगों को ऐसी चिट्ठियां भेज रहा है? मुझे क्या पता, शायद पता हो। अमूमन तो ऐसी बातों का पता रखते हो। मजूमदार से ऐसी कोई कंटिन्यूटी नहीं है मेरी। होती तो क्या वो मुझे भी ऐसी चिट्ठी भेजता? यानी कि उन चिट्ठियों के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं? कतई नहीं। वो चिट्ठियां मजूमदार की अपनी मौलिक सूझबूझ का नतीजा है। मौलिक सूझबूझ? प्रभुदयाल के स्वर में उपहास का स्पष्ट पुट था। माई बाप, सुनील बोला, लगता है आपको उम्मीद नहीं कि इन चिट्ठियों से कोई मकसद हल होगा। और कोई मकसद हल हो या ना हो, मेरा काम जरूर बढ़ जाएगा। आपका काम? हाँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आज ही यह डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर केस न बन जाए। आपका मतलब है कि कोई मजूमदार की खामोशी की कीमत अदा करने की जगह उसका कत्ल कर सकता है? क्यों नहीं? और अगर इस षड्यंत्र में तुम भी मजूमदार के पार्टनर हो तो तुम्हारा भी। मेरा मजूमदार से कुछ लेना देना नहीं। जानकर खुशी हुई। आपको चिट्ठियों की खबर कैसे लगी? उसी ने बताया। अच्छा, हाँ, वो चाहता है कि उस चिट्ठी को लेकर अगर कोई पुलिस के पास आए तो हम उसे समझा दें कि यह असली कातिल को फांसने की एक चाल है जिसके बारे में वो किसी से कोई जिक्र ना करे। आपका क्या करने का इरादा है? मौजूदा हालात में तो मजूमदार के साथ सहयोग करने का ही इरादा है। बात है तो बेहुदा, लेकिन क्या पता कोई तुक्का लग ही जाए। और केस में क्या प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं, सिवाय इसके कि साल्वी की लड़की गायब है और हमें उसकी सरगर्मी से तलाश है। सरगर्मी से? हाँ। क्यों? क्योंकि वो खामखा गायब है। जो बात खामखा हो वो अपने आप शक के काबिल बन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, फिर तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? शोभना साल्वी इस वक्त मेरे फ्लैट पर मौजूद है। क्या? मैं गुमशुदा रिवॉल्वर। क्या? वह गुमशुदा रिवॉल्वर आपको सौंपना चाहती है। अब आप यह बताइए कि वो आपके पास हेडक्वार्टर पहुंचे या आप यहां तशरीफ ला रहे हैं? दोनों ही कामों में वक्त लगेगा। प्रभुदयाल तीखे स्वर में बोला, मैं बैंक स्ट्रीट के इलाके में ही ड्यूटी देती पुलिस की गश्ती गाड़ी को तुम्हारे फ्लैट की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। गाड़ी 2 मिनट में वहां होगी। लेकिन लाइन कट गई। तभी बेडरूम की चौखट पर शोभना प्रकट हुई। पुलिस तुम्हें लेने आ रही है। सुनील रिसीवर कैडल पर रखता हुआ बोला, तैयारी के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। शोभना बिना एक शब्द बोले उल्टे पांव वापस बेडरूम में दाखिल हो गई। मलिक साहब ने अपने सामने पड़े उस इकलौते लिफाफे को खोला जो उसी क्षण स्पेशल मैसेंजर सर्विस के माध्यम से उन तक पहुंचा था। उन्होंने भीतर मौजूद टाइप शुदा कागज को निकालकर पढ़ा। लिखा था, मेरे पास कातिल के खिलाफ अकाट्य सबूत हैं। मेरी खामोशी की कीमत 50,000 रुपये है जो कि मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। सुब्रतो मजूमदार। मलिक साहब कुछ क्षण अपलक तहरीर को घूरते रहे, फिर उन्होंने उसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वे कुछ क्षण खामोश बैठे सोचते रहे, फिर उन्होंने एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली और मेज पर पड़े 4 टेलीफोनों में से वो टेलीफोन उठाया जिसका स्विच बोर्ड से संबंध था। तुरंत ऑपरेटर लाइन पर आई। सुनील आया? उन्होंने पूछा। अभी नहीं सर, उत्तर मिला। उसके आते ही उसे फौरन मेरे पास भेजना। यस सर। मलिक साहब ने फोन रख दिया। शशांक ड्राइंग रूम के सोफे पर अधलेटा सा बैठा था। उसके हाथ में मजूमदार की चिट्ठी थी। वैसी ही चिट्ठी उसकी माँ के हाथ में थी जो कि बड़े व्याकुल भाव से उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी। तुम खामखा फिक्र कर रही हो माँ, शशांक बोला। यह आदमी ब्लफ मार रहा है, इसे कुछ नहीं मालूम। मालूम होता तो क्या हम सबको अलग अलग चिट्ठी भिजवाता? उसने भेजी क्यों ऐसी चिट्ठी? सुमन साल्वी व्याकुल भाव से बोली। जरूर यह कोई जाल है जो कि वो फैला रहा है, लेकिन सबूत उसके पास कोई नहीं। होता तो वह या तो सारे परिवार को सामूहिक रूप से एक चिट्ठी लिखता और या फिर उसी एक जने को चिट्ठी लिखता जिसे कि वो कातिल समझता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। माँ, यह चिट्ठी कोई ब्लफ है। मैं यकीन कर लूं कि उसके पास तेरे खिलाफ कुछ नहीं है। मेरे खिलाफ? शशांक हड़बड़ाया। हाँ,
मेरे खिलाफ क्या होगा उसके पास? सवाल मैंने पूछा है। नहीं नहीं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं है उसके पास। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या होगा उसके पास मेरे खिलाफ? मैं यकीन कर लूँ ना? किस बात का? कि तूने कुछ नहीं किया। अरे मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? सुमन साल्वी खामोश रही। हमें फिर वह बोली, इस चिट्ठी की बाबत कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उठाना चाहिए? शशांक दृढ़ता से बोला। क्या? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और उस साले मजूमदार को ब्लैकमेल की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार करवाना चाहिए। सुमन साल्वी इनकार में सिर हिलाने लगी। क्यों? शशांक बोला। अभी पुलिस के पास जाने की बात मत कर। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरी बहन का पता नहीं कहाँ है। वो रात को घर नहीं लौटी। जैसी तसल्ली तू मुझे अपने बारे में करा रहा है, वैसी तसल्ली मुझे उसके बारे में भी होनी चाहिए। उससे पहले पुलिस का नाम मत ले। मैं नहीं चाहती कि खामखा कोई आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। और तो उठकर कुछ हाथ पांव हिला। अपनी बहन का पता कर हर जगह। यूं पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।